आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है बॉल ऑफ मास 2 kg एंड अनदर ऑफ मास 4 kg आर ड्रॉप्ड टुगेदर फ्रॉम ए 60 फीट टॉल बिल्डिंग। कह रहा है दो हमारे पास वस्तुएं हैं, गेंद है, बॉल, एक का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, दूसरे का 4 किलोग्राम है। इनको 60 फीट की कोई बिल्डिंग है ऊंची, वहां से गिराया जा रहा है। साथ साथ, टुगेदर का मतलब साथ साथ गिराया जा रहा है। आफ्टर ए फॉलिंग ऑफ 30 फीट ईच टूवर्ड्स अर्थ, दियर रेस्पेक्टिव काइनेटिक एनर्जी विल बी इन द रेशियो ऑफ। कह रहा है जब 60 फीट की बिल्डिंग से उनको गिराया जा रहा है एक साथ, तो जब 30 मीटर की ऊंचाई पर है पृथ्वी से, तो कह रहा है उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात कितना है, रेशियो कितना है, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखते हैं इसको। तो हमको देखिए गतिज ऊर्जा के बारे में पता है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है। तो पहली बॉल और दूसरी बॉल के लिए 1-2 लिखा है काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो ये हो गया हाफ m1v1 अपॉन हाफ m2v2²। तो हाफ हाफ कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि ये जब हाफ हाफ कट जाएगा और हम ये मानेंगे कि जब गिराई जा रही है तो प्रारंभिक वेग उनका 0 रहा होगा। तो जब प्रारंभिक वेग 0 रहेगा, तो चूंकि h ऊंचाई से गिराया जा रहा है, तो h बराबर होता है ut प्लस हाफ gt²। ये एक फार्मूला होता है। एक फार्मूला होता है v² = u² प्लस 2g h या s लिख सकते हैं। दूरी के लिए, ऊंचाई के लिए h और दूरी के लिए s लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये फार्मूला हमारा नहीं लगेगा क्योंकि इसमें t तो दिया नहीं गया। इसमें देखा जाए तो u प्रारंभिक वेग अगर 0 हो तो v² = 2gh हो जाएगा या s हो जाएगा। तो ये फार्मूला हमारा लग जाएगा क्योंकि ये चीज़ें हमको पता हैं। जो पता होगा वही फार्मूला लगाएंगे। तो ये क्यों नहीं लग रहा है, ये क्यों लग रहा है, क्लियर हो गया। तो जब 0 रखेंगे तो v² = 2gs आ जाएगा या h आ जाएगा। अगर ऊंचाई को h माने तो h आ जाएगा। तो ये v1² और v2² की जगह जब हम रखेंगे 2gs, आप देखिए g भी दोनों के लिए समान है, s भी, दोनों 60 फीट की ऊंचाई से गिर रहे हैं। दोनों में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा। तो जब v² की जगह v1² v2² की जगह रखेंगे तो ये भी पूरा कट जाएगा। इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये तो कट गया, m1 × 2gs अपान m2 × 2gs। ये दोनों में रखना है क्योंकि दोनों के लिए बराबर है। तो ये कटेगा तो m1 अपान m2 आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी पहले की अपान काइनेटिक एनर्जी दूसरे वाले की, तो m1 अपान m2 का रेशियो आ गया। पहला 2 किलोग्राम है, दूसरा 4 किलोग्राम है, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या आया, 1:2। तो 21 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 22 नंबर में कह रहा है ए स्टेशनरी पार्टिकल एक्सप्लोड्स इनटू 2 पार्टिकल्स मास m1 and m2 which move in opposite direction with velocity v1 and v2। कह रहा है कि स्टेशनरी का मतलब स्थिर, एक कोई पार्टिकल है या कण है वो स्थिर है और वो एटम बम की तरह फट जाता है और फटने के बाद उसमें 2 भाग बन जाते हैं। एक का द्रव्यमान m1 है, एक का द्रव्यमान m2 है। और जाहिर सी बात है कि जब 2 बनेंगे तो न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से एक हमेशा दूसरे के विपरीत भागेगा, क्योंकि बल क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। तो दिशाएं उल्टा होती हैं, क्रिया की दिशा
प्रतिक्रिया की उल्टा होगी। तो जाहिर सी बात है, एक पूरब को भागेगा तो एक पश्चिम को भागेगा, इसीलिए अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है। और इनका वेग v1 और v2 है, पहले वाले का v1 दूसरे वाले का v2। तो कह रहा है द रेशियो ऑफ दियर काइनेटिक एनर्जीज E1/E2 इज, जैसे ऊपर हमसे पूछा है वैसे नीचे भी पूछ रहा है, तो इसको भी देखते हैं। तो देखिए हाफ m1 v1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर, उसको करने से पहले हमने आपको बताया था कि v पीछे जैसे निकाला गया था कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से हम लोग निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि कंजर्वेशन जो है लीनियर मोमेंटम का, रेखीय संवेग संरक्षण, ये प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ दोनों प्रकार की टक्कर में कांस्टेंट रहता है, जबकि मैकेनिकल एनर्जी केवल प्रत्यास्थ टक्कर में कंजर्व रहती है, अप्रत्यास्थ में नहीं रहती। तो दुनिया की गणित में न पढ़ने से हम सीधा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का यूज करेंगे और यूज करके यहाँ पर बात को समझेंगे। तो टक्कर के पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग, तो E1/E2 इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर अपान हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा, हाफ हाफ कट जाएगा, m1 देखिए इधर स्क्वायर किया है तो नीचे m1 का भाग दिया है ताकि रहे m1 ही। क्यों ऐसा किया है? क्योंकि इससे हम तुलना कर सकें। तो ध्यान दीजिए, अगर m1 को स्क्वायर किया है तो नीचे m1 का भाग दे दिया है, m2 का स्क्वायर किया तो ऊपर m1 का गुणा किया है, ताकि इसकी सेटिंग भी बैठ सके और इसमें कोई गड़बड़ी भी ना हो सके। तो इस प्रकार से लिख दिया। तो हमारा अब यहां पर देखिए m1 v1 बराबर m2 v2 है, तो किसी एक की जगह दूसरे को रख देंगे तो ये आपस में कट जाएगा। तो इसलिए E1/E2 हमारा m2/m1 के तुल्य हो जाएगा। तो इसलिए E1/E2 इक्वल टू m2/m1, यानी गतिज ऊर्जा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है। तो 22 का ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ऊपर इसके जो क्वेश्चन था 21 नंबर, यहाँ पे हमने ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्यों नहीं लगाया? इसलिए कि वहाँ टक्कर नहीं हो रही थी। जहाँ टक्कर होगी वहाँ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कह रहा है इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 300% देन परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम विल बी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p²/2m जो फार्मूला था उसी को लगा करके हम लोग तुलना कर लेंगे। ये वाला फार्मूला देखिए, यही लगा के हम तुलना कर सकते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर देखिए दूसरे हिसाब से लगाया, तो जैसे लगाया है इस हिसाब से समझ लेते हैं। तो देखिए लेट m बी द मास ऑफ बॉडी एंड v1 v2 विल बी द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी रेस्पेक्टिवली। तो m द्रव्यमान मान लिया गया है वस्तु का और v1 और v2 उसका प्रारंभिक और अंतिम वेग माना गया है। तो प्रारंभ में उसकी गतिज ऊर्जा कितनी है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v1 स्क्वायर, क्योंकि द्रव्यमान तो चेंज होगा नहीं, वेग ही चेंज होगा, इसलिए द्रव्यमान पहले और बाद में एक ही है। तो यहाँ पर देखिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v2 स्क्वायर हो जाएगा। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजेड 300% टू गेट द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो कह रहा है कि जो प्रारंभिक है उसमें 300% का बढ़ोतरी हो जाता है, यानी 300/100 का। तो देखिए अंतिम हाफ m v2 स्क्वायर हो गया और प्रारंभिक हमने लिखा, प्रारंभिक लिखा हाफ m v1 स्क्वायर, और प्रारंभिक में 300% की बढ़ोतरी हो रही है। तो मान लीजिए पहले 1 रहा होगा, तो 1 का 300% क्या होगा? 1 प्लस बढ़ोतरी कितनी होगी? 300/100। तो इस तरह लिख दिया।
तो इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास V2 इक्वल टू 2V1 आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद ये सब कट जाएगा, ये डबल जीरो कट जाएंगे, तो ये 4/1 ऐसे आएगा। तो ये सॉल्व करेंगे तो कुल मिला के V2 इक्वल टू 2V1 आ जाएगा, या V2/V1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो इनिशियल मोमेंटम, अब देखें यहाँ पर फिर संवेग आ गया, क्योंकि संवेग से ही संवेग की हमें तुलना करना। तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो पहले के लिए P1 इक्वल टू mv1, दूसरे के लिए P2 इक्वल टू mv2। मतलब ये प्रारंभिक है और ये अंतिम है, इनिशियल और ये फाइनल। तो P2/P1 हो जाएगा mv2/mv1। mm कट जाएगा क्योंकि पहले और बाद में द्रव्यमान तो बदलेगा नहीं। तो V2/V1 आ गया 2, जैसा यहाँ निकला है। तो यहाँ पर देखिए P2 इक्वल टू 2P1 आ गया। अब चूंकि हमें प्रतिशत से तुलना करना है तो हम 2 को कैसे लिख सकते हैं? 2 को लिख सकते हैं 1 + 100/100। 100 कटेगा तो 1 आएगा, तो 2P1 ही तो हो जाएगा। तो चूंकि 100 से तुलना करना है, प्रतिशत में बताना है, तो 2 को इस तरह लिखा 1 + 100/100। अब 100 कटेगा तो 1 + 1 2 ऐसे भी आ जाएगा। तो चूंकि प्रतिशत से तुलना करना है इसलिए ऐसा लिखा। तो देखिए यहाँ 100/100 आया, यहाँ 300/100 था तो 300% बढ़ी थी। यहाँ 100/100 है तो कितना परसेंट बढ़ेगा? 100%। सो मोमेंटम हैज इंक्रीज्ड 100%। तो 23 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजेंटल हैविंग काइनेटिक एनर्जी के, द काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट विल बी। कह रहा है कि एक कोई कण है, उसको 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित कर दिया जाता है। तो जब 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो उसकी कह रहा है काइनेटिक एनर्जी के है। हॉरिजेंटल से 45 डिग्री यानी क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। तो कह रहा है कि जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा, उच्चतम बिंदु पर, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितना होगी। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल इक्वल टू के एट एन एंगल प्रोजेक्शन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो गतिज ऊर्जा उसकी कितना है? के है, और कोण कितना है? थीटा 45 डिग्री। वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब देखिए ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल है, क्षैतिज, और ये ऊर्ध्वाधर। यहाँ कोण ये 45 डिग्री है, तो हमें क्षैतिज से 45 डिग्री है। तो ये वाली अगर हम वेलोसिटी देखें तो हमने बताया था पास में कास सामने साइन, तो ये v साइन 45 डिग्री होगा, ये v कास 45 डिग्री होगा। पास में कास सामने साइन, बार बार हम बताते हैं आपको। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? क्षैतिज से पूछ रहा है, हॉरिजॉन्टल वर्ड यूज किया है क्वेश्चन में, तो v cos थीटा होगा। तो ये हो जाएगा v cos 45 डिग्री। cos 45 का मान 1/√2 होता है, तो ये आ गया v/√2। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल कितना हो जाएगा? हाफ m v/√2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 1/4 mv²। तो वैसे के काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? 1/2 mv²। यहाँ पर 1/4 आ गया,
इसका मतलब प्रारंभिक का 1/2 है, तो k/2 आ गया। यानी प्रारंभिक का आधी होगी हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी। 24 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर समझने की बात है कि जब उच्चतम बिंदु पर कोई वस्तु पहुंच जाएगी तो केवल क्षैतिज वेग ही होगा हॉरिजॉन्टल, ऊपर तो अब जा नहीं सकती। तो वर्टिकल कंपोनेंट यानी ऊर्ध्वाधर घटक जो है वहां पर वेग 0 हो जाएगा। तो v sin थीटा की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि v 0 हो गया, इसलिए केवल v cos थीटा की बात की गई है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर केवल v cos थीटा होगा। अगर ये हाईएस्ट न लिखा होता तो v sin थीटा और v cos थीटा दोनों में हम वेग निकालते, फिर दोनों 90 डिग्री के कोण पे होते, तो √v1² + v2² करते पाइथागोरस प्रमेय से, जैसा पीछे करते चले आए। तो ध्यान दीजिए कि v cos थीटा ही क्यों लिखा गया, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट की बात हो रही है। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 2 bodies with kinetic energy of the ratio 4:1 are moving with equal linear momentum. The ratio of their masses is। कह रहा है कि 2 वस्तुएं हैं जिनकी गतिज ऊर्जा का रेशियो 4:1 का है। अगर वो समान रेखीय संवेग से गति कर रही हैं तो उनके द्रव्यमान का क्या रेशियो है, ये पूछ रहा है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी = p²/2m, ये हमने आपको बताया था, बॉक्स में बंद किया था कि बार बार इसका उपयोग आएगा, इसको याद कर लीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी 1 की अपान काइनेटिक एनर्जी 2 की बराबर हो जाएगा। चूंकि p समान है तो इसको हटा देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी से मास उल्टा है तो m2/m1 है। पहले की गतिज ऊर्जा की m2 से समानता है, यानी मास के गतिज ऊर्जा व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए m2 4 है, m1 1 है। 1:4 का रेशियो था m1 m2 का, तो m2 4 है, m1 1 है। तो ये आ गया हमारा m1/m2, इसको उल्टा करेंगे तो 1:4 का रेशियो होगा। 25 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 2 bodies of mass m and 4m are moving with equal kinetic energy, the ratio of their linear momentum। इसी का एकदम उल्टा कर दिया। यहाँ पर लिनियर मोमेंटम इक्वल था, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। तो कह रहा है कि 2 पिंड हैं, एक का द्रव्यमान m है, दूसरे का 4m है, और समान गतिज ऊर्जा से गति कर रहे हैं, तो उनके रेखीय संवेग का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी m है, मास ऑफ द सेकंड बॉडी 4m है, और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा अंतिम गतिज ऊर्जा के बराबर है। क्वेश्चन हमको खुद बोल रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी पहली बराबर काइनेटिक एनर्जी दूसरे की। अब देखिए लिनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, रेखीय संवेग का फार्मूला क्या होता है, k = p²/2m। काइनेटिक एनर्जी = p²/2m। तो p बराबर क्या हो जाएगा, 2m × ke की जगह e लिखा है इसने, और इधर का स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा। तो p = √2m कर दिया। अब e तो कांस्टेंट है दोनों के लिए, तो हम जब तुलना करेंगे तो कट जाएगा, तो केवल कितना बचेगा, 2 भी कट जाएगा, √m, यानी p1/p2 = √m1/m2। रूट के समानुपाती है। m1 हमारा m है, m2 हमारा 4m है, तो √1/4, तो 1/2 आ गया। तो p1 p2 का रेशियो कितना हो गया, 1:2 आ गया। कैसे आया हमने आपको बता दिया। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय ए मास m इज ट्रेवलिंग डिस्टेंस d स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। कह रहा है कोई पिंड है जिसमें गतिज ऊर्जा है,
उसका द्रव्यमान m है और वो d दूरी तक चलता है, इसके d दूरी तक चलता है और वो चलना प्रारंभ करने से पहले मतलब 0 वेग था, प्रारंभ में 0 वेग था, फिर चलना प्रारंभ करता है, यानी पहले रेस्ट में था। अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और कांस्टेंट फोर्स से यह चलना शुरू करता है। कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या है? फोर्स यानी बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, यानी नियत त्वरण से गति करता है, यानी वस्तु एक समान गति से चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। इसकी चर्चा हम पीछे कर चुके हैं, तब बार बार बताने में समय बर्बाद होगा, पीछे आप पढ़िए। तो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई वस्तु चलती है या नियत त्वरण से, तभी हम गति के नियम लागू कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए गति के नियम लागू किया, क्योंकि प्रारंभिक वेग 0 है, तो अब यहाँ पर बल आ रहा है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो त्वरण हम कहाँ से निकालेंगे? गति के नियम से, क्योंकि त्वरण नियत है, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स से गति कर रही है, यानी कांस्टेंट त्वरण से गति कर रही है, यानी एक समान वेग से गति कर रही है। तो यूनिफॉर्म जब वेलोसिटी होगी तो गति के नियम लागू होंगे, तो गति के नियम हमने यहाँ लगा दिए, लॉज ऑफ मोशन जिनको कहते हैं। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यही फार्मूला क्यों लगाया? इसलिए कि बल की बात हो रही है, फोर्स की। फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी त्वरण। तो त्वरण निकालना है, इसलिए फार्मूला लगाया। त्वरण तो h बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में भी है, वो क्यों नहीं लगाया? क्योंकि उसमें टी स्क्वायर है, समय क्वेश्चन में नहीं दिया गया, तो क्यों लगाएंगे? समय कहाँ से निकालेंगे? तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो v स्क्वायर माइनस यू प्रारंभिक वेग 0 बता दिया है, तो यह आ गया 2 इंटू ए की जगह एफ बाई एम रख दिया, एफ बराबर एम ए, तो ए बराबर एफ बाई एम रख दिया और यस आ गया, यानी v स्क्वायर बराबर आ गया 2fs बाई एम। अब v स्क्वायर क्यों निकाला? क्योंकि हमें गतिज ऊर्जा से तुलना करना है और गतिज ऊर्जा में v स्क्वायर है। तो अब गतिज ऊर्जा हो गई हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर की जगह पूरा ये रख दिया, तो ये एम से एम कट गया, 2 से 2 कट गया, तो आ गया एफ इंटू एस, यानी गतिज ऊर्जा बराबर बल गुणे विस्थापन, यानी कार्य। अब देखिए पीछे हमने पढ़ा था ना वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ही कार्य के रूप में बदलता है, या कार्य से ही गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो वही चीज देख निकल के आ गई ना, सिद्ध हो गया। तो बल गुणे विस्थापन, तो काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m0। यहाँ पर देखिए कहीं मास नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा मास से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि मास मास कट गए। अब यहाँ पर देखिए आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन आ सकता है कि यहाँ पर बल तो है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो जब यहाँ द्रव्यमान गुणित त्वरण रखेंगे तो जब तुलना करेंगे तो ऊपर भी यही रहेगा नीचे भी रहेगा, तो फिर कट जाएगा। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट है मास से, यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m0 के। तो 27 का बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, 27 का बी आंसर। तो जब कोई वस्तु कांस्टेंट फोर्स से गति करेगी तो जो गतिज ऊर्जा होगी वो मास से इंडिपेंडेंट हो जाएगी, ये ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2 masses ऑफ 1 ग्राम एंड 9 ग्राम आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी। 2 द्रव्यमान है, 1 ग्राम और 9 ग्राम, दोनों बराबर गतिज ऊर्जा से गति कर रहे हैं। कह रहा है द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दियर रेस्पेक्टिव लीनियर मोमेंटा, जो पीछे पूछा गया था वही पूछ रहा है। तो गतिज ऊर्जा इक्वल है और हमें रेखीय संवेग के बारे में बात करना है। तो सीधा देखिए इसने फार्मूला लगा दिया, जो फार्मूला होता था k बराबर पी स्क्वायर बाई 2m। तो p ऊपर है स्क्वायर में और m नीचे है, तो डायरेक्ट लिख दिया, 2 2 तो कट जाएगा, तो k1 अपान k2 इक्वल टू p1 स्क्वायर बाई p2 स्क्वायर इंटू m2 स्क्वायर बाई m1 स्क्वायर।
k इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। जब हम तुलना करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, तो 1 1 वाला ऊपर रहेगा, P1 ऊपर, तो P1 स्क्वायर बटे P2 स्क्वायर। m नीचे है यानी व्युत्क्रमानुपाती है, तो उल्टा है, m2 ऊपर है, m1 नीचे। अब देखिए m1 m2 के बराबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा अंतिम गतिज ऊर्जाएं बराबर हैं, तो इसका मतलब इसको बराबर करेंगे इसके जब, तो ये आ जाएगा P1 बटे P2 इक्वल टू अंडर रूट M1 बटे M2। जब ये बराबर होगी तो इधर 1 हो जाएगा, कटेंगे ना दोनों, कट के 1 आ जाएगा, तो P1 अपान P2 तो ये इधर आएगा, तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, अंडर रूट। ये देखिए गलत लिख गया, ये स्क्वायर नहीं रहेगा, स्क्वायर केवल इसमें रहेगा। ये देखिए m है ना, ये गलत है, इसको हटा दीजिए। तो P1 अपान P2 इक्वल टू अंडर रूट M1 अपान M2 हो जाएगा। M1 M2 का रेशियो 1/9 है, तो रूट हटेगा तो 1/3 होगा। तो P1 P2 का रेशियो कितना हो गया, 1 और 3 का रेशियो। 28 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल M इज मूविंग इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल ऑफ रेडियस r विद यूनिफॉर्म स्पीड v। कोई कण है जिसका द्रव्यमान m है, क्षैतिज सतह पर r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ में एक समान वेग से गति कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड। व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू ए डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, जब ये एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर मूव करता है जो एक दूसरे के विरोध में है, तो जाहिर बात है कि वृत्ताकार पथ में एक से जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये आमने सामने होंगे, यानी पूरा व्यास की बात कर रहा है, डायमीटर की। तो इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, on the diametrically opposite point the velocities have same magnitude but opposite direction। ये वृत्त है, अगर वस्तु ऐसे घूम रही है तो इस पॉइंट पे है, तो वेग ये है तो इस पॉइंट पे आएगा, तो वेग ये हो जाएगा, दोनों अपोजिट पॉइंट है, तो इधर का वेग इधर मतलब पूरा उल्टा हो जाएगा वेग की दिशा। तो देयर फॉर चेंज इन मोमेंटम, इसलिए चेंज इन मोमेंटम मतलब प्रारंभिक मोमेंटम में जब अंतिम मोमेंटम घटाएंगे तो प्रारंभिक में देखिए अंतिम, तो प्रारंभिक माइनस, अब इसका दिशा उल्टा हो गई तो वेग उल्टा होगा, तो माइनस करके लिखा है चेंज निकालते समय। ध्यान दीजिए कैसे लिखा है, तो ये आ गया 2mv। चेंज का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक में अंतिम घटाते हैं या ज्यादा में कम घटाते हैं। तो प्रारंभिक तो mv है, अगर इस दिशा को पॉजिटिव माने, इसको निगेटिव माने तो ये वाला माइनस mv होगा, तो प्लस mv में माइनस mv घटाया गया, तो आ गया 2mv, चेंज इन मोमेंटम। तो 29 का सी आएगा। कैसे आया हमने बता दिया। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वर्क डन बाय ए वेरिएबल सोर्स फोर्स, मतलब जो परिवर्तित फोर्स होता है, बल परिवर्तनशील है, उसके कारण कितना कार्य होगा। तो जाहिर सी बात है जब परिवर्तन की बात आएगी तो समाकलन अवकलन आ जाएगा, क्योंकि चेंज अगर बहुत बड़ा है तो छोटे छोटे टुकड़ों में निकालेंगे, क्योंकि दिशा बदलती रहेगी। तो ये फोर्स F बराबर 20 + 10 y एक्ट ऑन ए पार्टिकल इन y डायरेक्शन व्हेन F इज इन न्यूटन एंड y इज इन मीटर। एक बल है जो दिया गया है 20 + 10 y, ये y दिशा में लग रहा है, और जो बल है उसका मात्रक न्यूटन है, और दिशा जो y ली गई है वो मीटर में ली गई है। तो कह रहा है वर्क डन बाय दिस फोर्स टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम y बराबर 0 टू y बराबर 1 मीटर। तो y दिशा में देखे विस्थापन हो रहा है 0 से 1 मीटर, तो कह रहा है कितना कार्य करना होगा।
तो देखते हैं इसको। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का सहारा लेंगे, तो यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो यह बराबर 20 प्लस 10y। अब कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, और चूंकि वेरिएबल फोर्स है इसलिए इसका समाकलन वाला सिस्टम लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए चिन्ह लगा दिया समाकलन का, तो 0 से 1 मीटर तक हो रहा है, तो 20 प्लस 10y इंटू डी वाई हो गया, ये डी वाई। अब इसका अंदर जब गुणा होगा तो ये 20y प्लस 10, वाई का स्क्वायर होगा, जितना स्क्वायर होगा उतने का बटा करना पड़ेगा, तो 2 कर दिया 0 से 1 तक। तो ये आ गया 20 प्लस 10/2, तो ये आ गया 25 जूल हमारा आंसर निकल करके। अब y 0 से 1 है तो एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1। जब 0 रखेंगे तो पूरा 0 होगा, जब 1 रखेंगे तो यहाँ 20 आएगा, प्लस 10/2, 1 का स्क्वायर तो यहाँ भी 1 आएगा, तो 10/2 यानी 5, तो 20 और 5 25 जूल होगा। तो 30 का डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाता है 31 नंबर क्वेश्चन, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।